तो ध्यान देंगे, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शन होता है उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक आपको फिगर भी बनाना होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, यूजर्स ना। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग आप अपने कॉपी में एक हेडिंग दे दो, आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे जो मैं फिगर बना रहा हूँ वो फिगर आप बनाएंगे। पहले आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हार्डवेयर होगा। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद मैंने क्या बोला था, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्डवेयर में यहाँ पे आपका सारा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सीपीयू। अब इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप जो भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। ठीक है, चाहे यूनिक्स फ्लेवर का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, सोलारिस, ठीक है, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास ओएस जब इंस्टॉल हो जाएगा तो क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपका जो भी नीड होगा उसके अनुसार आप सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद ठीक है उस पे यूजर्स काम करेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर को अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है एक्सेसिंग के लिए। आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इस पे इंस्टॉल कर दिए यूजर्स रिक्वायरमेंट्स के अनुसार।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़िए, इसके बाद मल्टीपल्स यूजर होंगे। तो शेप आप कहीं कहीं आप देखेंगे कि राउंडेड शेप में बना हुआ रहेगा, सर्कल शेप में, और कहीं कहीं आपका रेक्टेंगल बॉक्स में भी रहता है। ठीक है, और यहाँ पर यूजर्स, चलिए बनाइए। यूजर 1, मोर देन 1 यूजर हो सकता है, यूजर 2, यूजर 3, फिगर है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ ओएस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनीशन अगर पूछा जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनीशन लिखने के बाद आर्किटेक्चर जरूर, फिगर जरूर बना देंगे। आर्किटेक्चर ऑफ ओएस, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग को देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, अब आप हेडिंग दो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। या सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ ओएस। हटा दे फिगर। तो लिखा जाए देयर आर सम फंक्शंस ऑफ ओएस, देयर आर सम फंक्शंस ऑफ ओएस। फर्स्ट में प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम,
नेक्स्ट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिस्टम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट हो गया। ये 6 आपका सर्विसेज है, ठीक है। या अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि एक्सप्लेन फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट सर्विसेज ऑफ ओएस, तो ये 6 के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो समझिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेन कंट्रोलर है, जो आपके वो कंप्यूटर सिस्टम के सारे एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या किया जाता है, प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग को पढ़ना होगा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है, वो प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, कब वो प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होता है, कब वो टर्मिनेट होता है, कब कोई प्रोसेस आपका सस्पेंड होगा, ठीक है। प्रोसेस से रिलेटेड सारा कुछ हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोसेस मैनेजर को ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। प्रोसेस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, हाउ टू मैनेज नंबर ऑफ प्रोसेस इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, वो प्रोसेस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि प्रोसेस क्या है। ये चैप्टर ही है जो आपको आगे पढ़ना है। प्रोसेस क्या है? एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। आपके सिस्टम पे जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। आप पेन ड्राइव यूज करके आप डेटा को कॉपी कर रहे हो या पेस्ट कर रहे हो या जो कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अगर आप पेन ड्राइव से डेटा को कॉपी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर एमएस वर्ड आप स्टार्ट किए हो, उस पर आप अपना रिज्यूम बना रहे हो या कोई फॉर्मेट पैटर्न आप डिजाइन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। उसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? अब मान लो कि कोई भी प्रोसेस है, अब जब तक अब सिस्टम में मैंने बताया कि प्रोसेस जब आगे पढ़ोगे तो प्रोसेस का 5 स्टेट होगा। प्रोसेस का 5 स्टेट। प्रोसेस सबसे पहले क्रिएट होगा। प्रोसेस सबसे पहले क्या होगा, क्रिएट होगा, जिसको कहते हैं न्यू स्टेट। जिसको क्या कहा जाता है, न्यू स्टेट कहा जाता है। न्यू स्टेट में इन दिस स्टेट ये प्रोसेस इज क्रिएटेड। यहाँ पे प्रोसेस आपका क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। अब प्रोसेस तो क्रिएट हो गया, लेकिन किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। जब तक वो प्रोसेस मेन मेमोरी को यूज नहीं करेगा, रैम को यूज नहीं करेगा, तब तक वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी चाहिए, ठीक है, रैम चाहिए। तो उसका काम मेमोरी मैनेजर को है। अब मेमोरी मैनेजर डिसाइड करेगा कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मेमोरी चाहिए, ठीक है। जब तक वो मेमोरी को यूज नहीं करेगा, एलोकेट नहीं करेगा, तब तक वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब तो वो चीज आप किस में पढ़ोगे, मेमोरी का जो एलोकेशन होगा, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं रनेबल स्टेट। क्या कहते हैं, रनेबल स्टेट। रनेबल स्टेट कहने का मतलब क्या, प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, रेडी है। इन दिस स्टेट मेमोरी इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस।
प्रोसेस के लिए मेमोरी क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग रनेबल स्टेट बोलते हैं। और इसके बाद फिर प्रोसेस हमारा क्या होगा, रन करेगा, यानी उस स्टेट को हम लोग कहते हैं रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट कहेंगे। यानी प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, प्रोसेस अब एग्जीक्यूट कर रहा है। रनिंग स्टेट क्या डिस्क्राइब करेगा, प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेस आपका रन कर रहा है। लेकिन कभी क्या हो जाता है कि प्रोसेस को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, प्रोसेस को कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। अब कोई भी प्रोसेस कब सस्पेंड होगा, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि आप सपोज, ठीक है, आप कहीं गए हैं, मान लो कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, अब आपका नंबर आने वाला है डॉक्टर के पास, ठीक है, अब आप रेडी हैं कि डॉक्टर के चेंबर में एनी हाउ घुसना है, इंटर करना है। लेकिन उसी समय कोई हाई लेवल प्रायोरिटी वाला, जैसे मान ली कि पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पे पहुंच जाता है, ठीक है, उसी समय तो हाई ऑथोरिटी, हाई उसको, तो वहां पर डॉक्टर भी वहां पर क्या देगा, उसको प्रायोरिटी देगा, प्राथमिकता मिलेगा। तो आपको कुछ समय के लिए बोला जाएगा, ठीक है, रियल लाइफ में सोचो, कुछ समय के लिए बोला जाएगा कि आप कुछ समय के लिए वेटिंग मोड में चले जाइए। अब वो जैसे ही डीएम वहां से, जैसे मान लो कि अब डॉक्टर के चेंबर में अब वो इंटर कर गया, ठीक है, अब वो डॉक्टर अब उसको जब रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा, तभी ना आपको चांस मिलेगा। तो उसी समय जब नंबर ऑफ प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट करता है, तो किसी सिचुएशन में हाई लेवल वाला प्रायोरिटी आ जाता है, हाई लेवल प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आ जाते हैं, तो उस समय उस प्रोसेस को कहाँ भेज दिया जाता है, वेटिंग मोड में भेज दिया जाता है। और जैसे ही प्रोसेस आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा, प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और जितना मेमोरी एलोकेट किए हुए था उतना मेमोरी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा। ये चीज आपको पढ़ना है प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको नंबर ऑफ प्रोसेस दिया हुआ रहेगा, 10 प्रोसेस दिया हुआ रहेगा, 5 प्रोसेस दिया हुआ रहेगा, और आपको उसको एग्जीक्यूट कराना रहेगा। एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। यहाँ पे प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, बहुत सारा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। यानी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहने का मतलब क्या, प्रोसेस को कैसे कैसे शेड्यूल किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, आप इसी में आगे पढ़ोगे। मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हर चैप्टर में आपको एल्गोरिथम मिलेगा, ठीक है। अब यहीं पे प्रोसेस शेड्यूलिंग का अगर बात करते हैं तो 5 तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप पढ़ोगे। जैसे फर्स्ट में, जैसे मैंने नाम लिया, जैसे एफसीएफएस शेड्यूलिंग। अब एफसीएफएस में कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, राउंड रॉबिन में कैसे प्रोसेस शेड्यूल होगा, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में नंबर ऑफ प्रोसेस कैसे शेड्यूल होगा, ठीक है। और फिर एसजे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में प्रोसेस को कैसे शेड्यूल किया जाएगा, फिर एसआरटीएफ। तो बहुत सारा 5 या 6 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसमें आप देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में कैसे प्रोसेस शेड्यूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से पता चलता है क्या, जैसे सिस्टम, जैसे मान लो कि तुम, जैसे सपोज, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी प्रोसेस हो सकता है। मैंने मान लिया कि हमारे पास, ठीक है, जैसे सपोज 5 प्रोसेस है, 5 क्या है, प्रोसेस है। अगर मैंने प्रोसेस का नाम दे दिया P1 दे दिया, P2 दे दिया, P3 दे दिया, P4 दे दिया, P5 दे दिया, ठीक है। अब 5 प्रोसेस है, अब पांचों प्रोसेस आपका क्या होगा, एक एक करके ही ना एग्जीक्यूट करेगा। अब आप मान लो कि सपोज प्रिंटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, प्रिंटिंग का। एक आपका भी रिज्यूम प्रिंट कराना है, एक आपका भी रिज्यूम प्रिंट कराना है, एक आपका भी रिज्यूम प्रिंट करना है, एक आपका भी रिज्यूम प्रिंट कराना है। क्या सारा रिज्यूम एक साथ प्रिंट हो जाएगा, नहीं। जिसको सबसे पहले जॉब क्यू में भेजेंगे, अगर मैंने आपका रिज्यूम भेजा तो उनका सबसे पहले प्रिंटिंग होगा, तो उनका प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, ये है। और रिसोर्स, अब जैसे मान लो सपोज प्रिंटर, आप देखते होंगे ये चीज आप आगे पढ़ेंगे। रिसोर्स कहने का मतलब प्रिंटर क्या हो गया, यहाँ पे रिसोर्स हो गया। अब उस रिसोर्स को एट ए टाइम मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। आप कभी आप अगर, ठीक है, जैसे सपोज आप लैब में भी जाते हैं, तो अगर आप
प्रिंटर को अगर शेयर कर दिया गया होगा सभी सिस्टम के बीच में, तो किसी भी सिस्टम से आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। साइबर कैफे में ऐसा होता है ना, एक जगह प्रिंटर रखा हुआ रहता है, आप जिस केबिन में बैठते हैं वहां पे उस सिस्टम से अगर प्रिंट देते हैं, बोला भी जाता है कि आप वहां से प्रिंट दे दीजिए, और आप जाते हैं कि आपका वहां पे प्रिंटिंग हो जाता है। तो वहां मोर देन वन यूजर का रिक्वेस्ट आ रहा है, और प्रिंटर नेटवर्क इन्वायरमेंट में क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया है। तो जो आप प्रिंटिंग दे रहे हो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। और रिसोर्स क्या कहलाएगा, प्रिंटर हमारा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। वो तो आप डिपेंड करेगा कि आपका कैसा नीड है। वो तो जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओएस में, जैसे मान लो एक सिंगल टास्किंग ओएस होता है, एक मल्टी टास्किंग होता है, एक सिंगल यूजर होता है, एक मल्टी यूजर होता है। बिल्कुल बिल्कुल मल्टीटास्क जैसे सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, आप डॉस सभी लोग नाम सुने होंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप डॉस स्टार्ट कर लो, डॉस में तुम एट ए टाइम कोई एक ही वर्क परफॉर्म कर सकते हो, एक ही प्रोसेस को डॉस में आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कराएं डॉस में, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, आप गाना भी सुन रहे हैं, आप रिज्यूम भी बना रहे हैं, ठीक है, आप चैटिंग भी कर रहे हो, आप कोई दूसरा वर्क भी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहा है ना, तब दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। और फिर जब आप पढ़ेंगे, एक सिंगल यूजर होता है और एक क्या होता है, मल्टी यूजर। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब कि एट ए टाइम कोई एक ही यूजर काम करेगा उस सिस्टम पे, एट ए टाइम कोई एक ही यूजर लॉग इन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब कि एट ए टाइम मोर देन वन यूजर लॉग इन कर सकता है। आप बताओ कि आपका लैपटॉप सिंगल यूजर है कि मल्टी यूजर, सिंगल यूजर। मल्टी यूजर कैसे हो सकता है, अगर अब डिपेंड करेगा कि आप कह सकते हैं कि सर मेरे लैपटॉप पे यूनिक्स है, लिनक्स है, तब तो मल्टी यूजर वो सपोर्ट करेगा। लेकिन मल्टी यूजर का हम डिफिनीशन अगर बता दे तब ना। अगर आप पे मान लो कि विंडोज 8 है या विंडोज 10 है, राइट, आप में जो यूजर अकाउंट बना हुआ है, आप एट ए टाइम एक ही यूजर में लॉग इन कर सकते हो। अगर दूसरे यूजर में लॉग इन करोगे तो उस यूजर को स्लीप मोड में डालना होगा या उसको क्लोज करना होगा, यही होगा ना। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों यूजर का डेस्कटॉप ओपन हो, नहीं हो सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये पॉसिबल नहीं है। आप एट ए टाइम एक ही यूजर में लॉग इन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर। मल्टीटास्किंग तो है ही, मल्टीटास्किंग और मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर दोनों अलग अलग हो गया ना जी। Single user operating system can be classified into two parts. One is called single user with single tasking and second is called single user with multitasking. तो DOS हमारा क्या हुआ, सिंगल यूजर विथ सिंगल टास्किंग, और विंडोज जो हुआ सिंगल यूजर विथ मल्टीटास्किंग। और जब मल्टी यूजर एट ए टाइम मोर देन वन यूजर में लॉग इन करे कि एक आपका भी टर्मिनल ओपन है, आपका भी टर्मिनल ओपन है, आपका भी टर्मिनल ओपन है, तो उसके लिए आपको, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज सर्वर यूज करना होगा, या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें लिनक्स विदाउट सर्वर का एट ए टाइम 6 यूजर में तुम लॉग इन कर सकते हो। लिनक्स में आप एट ए टाइम 6 यूजर में आप लॉग इन कर सकते हैं, 6 यूजर दम ओपन रहेगा, वहां पे टर्मिनल ओपन रहेगा, दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर। वो सब हम लोग टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या पढ़ना था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और यही सिलेबस भी है। जो सर्विसेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो चैप्टर है, यही 6 चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। एक और इसमें शामिल होगा डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम, एक और इसमें मैं शामिल करूंगा डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम। यही आपका 7 चैप्टर है ओएस में, और इस चीज को हम लोग को पढ़ना होगा। डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम,
ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्लियर है। अब मेमोरी मैनेजमेंट में आते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेमोरी मैनेजमेंट में आते हैं। मेमोरी जब है यहाँ पे, अब उस मेमोरी को कैसे यूज करेंगे? मेमोरी मैनेजमेंट में हार्ड डिस्क के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आप मेन मेमोरी को कैसे मैनेज करोगे? आपके पास लिमिटेड मेन मेमोरी है ना, आपके पास तो लिमिटेड मेन मेमोरी है। उस लिमिटेड मेन मेमोरी को आप कैसे मैनेज करोगे? कैसे मैनेज करोगे? क्या करते हो? मेमोरी को लिमिटेड मेन मेमोरी है हमारे पास और रैम। अब उस रैम को कैसे आपको प्रोसेस को, आप अभी जस्ट आपने देखा कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास 1000 भी तो प्रोसेस हो सकता है। उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप कैसे मेमोरी को एलोकेट करोगे और कैसे मेमोरी को डी एलोकेट करोगे? मेमोरी दो टर्म है यहाँ पर, एक मेमोरी एलोकेशन और एक है मेमोरी डी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है मेमोरी यूज होना, और मेमोरी डी एलोकेशन का मतलब होता है मेमोरी रिलीज होना। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट करने के पहले मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट? और जब वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, तो मेन मेमोरी से बाहर हो जाएगा। मेन मेमोरी से क्या होगा? बाहर। जितना मेमोरी एलोकेट किया था, ठीक है, उतने मेमोरी को फिर क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा। तो मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, उस चीज को हम लोग को यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ना है। मेमोरी का कैसे एलोकेशन होगा, मेमोरी का कैसे डी एलोकेशन होगा, मेमोरी का कैसे पार्टीशन क्रिएट होगा। फिर आप यहाँ पर ये चीज देखोगे कि मेमोरी जब भी नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो बीच बीच में क्या होता है कि फ्री होल स्पेस क्रिएट हो जाता है। नंबर ऑफ फ्री स्पेस का होल क्रिएट हो जाता है, जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। जिसको क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन रिप्रेजेंट्स वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वहां पे मेमोरी का क्या होता है? वेस्टेज होता है। तो उस वेस्टेज ऑफ मेमोरी को कैसे तुम अवॉइड करोगे, कैसे रिमूव करोगे, उस चीज को भी पढ़ना है हम लोग। अब यहाँ पे, अब जब मेमोरी पार्टीशन में बताऊंगा तो मेमोरी पार्टीशन का वहां पे टाइप है, एक स्टैटिक पार्टीशन होता है और एक डायनेमिक पार्टीशन होता है। एक स्टैटिक पार्टीशन होता है और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में फिक्स्ड, और डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल होता है, ठीक है। अब देखते हो, अगर स्टैटिक और डायनेमिक का एग्जांपल और लेना है तो एक स्टैटिक वेब पेज और एक डायनेमिक वेब पेज, ठीक है। आप वेबसाइट का जो पेज देखते हो, एक स्टैटिक वेब पेज होता है, एक डायनेमिक वेब पेज होता है। कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज? क्या डिफरेंस लगता है? आप डेली वेबसाइट आप एक्सेस करते हो, क्या आप बता सकते हैं कि स्टैटिक वेब पेज किसको कहते हैं और डायनेमिक वेब पेज किसको कहते हैं? आप बोलिए, सुनाई नहीं दिया, बोलिए। एग्जाम्पल बताइए। ये तो मैंने बता ही दिया, आपने सही बोला कि वो स्टेबल रहता है, फिक्स्ड रहता है, और ये चेंज होते रहता है। कोई वेबसाइट का पेज का एग्जाम्पल बताया जाए? बैठिए, मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड। यानी वैसा वेब पेज जिसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायनेमिक वेब पेज। जैसे क्रिकेट स्कोर बोर्ड आप देखते हो ना ऑनलाइन, आप क्रिकेट स्कोर बोर्ड को ओपन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली रिफ्रेशमेंट होते रहता है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेब पेज। डेटा वहां पर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायनेमिक वेब पेज। वैसा वेब पेज जो पूरी तरह से स्टैटिक है, जिस जिस समय ओपन किए उसमें किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन ना हो, किसी भी तरह का कोई चेंजिंग ना हो, उसको क्या कहेंगे?
स्टैटिक वेब पेज कहेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उसी तरह से दो तरह का पार्टीशन होता है, एक स्टैटिक पार्टीशन होता है और एक डायनेमिक पार्टीशन होता है। जब आप वहां पढ़ाएंगे, अभी तो मैं केवल ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो चीज है क्या। तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में मेमोरी का जब पार्टीशन हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक पार्टीशन और डायनेमिक पार्टीशन। तो स्टैटिक पार्टीशन में जो भी पार्टीशन क्रिएट होगा वो फिक्स साइज का स्लॉट क्रिएट होगा। इन स्टैटिक पार्टीशन, ठीक है, में जो भी पार्टीशंस क्रिएट होगा, जितने भी स्लॉट्स क्रिएट होंगे, वो आपका वहां पे एक फिक्स साइज का स्लॉट क्रिएट होगा। ठीक है, फिक्स साइज का स्लॉट क्रिएट करने का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर, हमारे पास मान लो कि 64 MB का रैम है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 64 MB का रैम है और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या कहा गया है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट है जिसका डिफरेंट डिफरेंट साइज फिक्स्ड है। फर्स्ट स्लॉट है, सेकेंड स्लॉट है, थर्ड स्लॉट है। ठीक है, ये स्लॉट है, ये 30 MB का स्लॉट है, ये 20 MB का स्लॉट है। ठीक है, ये मान लो कि ये भी 20 MB का स्लॉट है। अब ज्यादा साइज हो गया, उससे कुछ मतलब नहीं, केवल समझाने के लिए। ये 10 का है और ये भी 10 का है, राइट। अब कोई प्रोसेस आया, मान लो कि कोई प्रोसेस P1 आया एग्जीक्यूट करने के लिए, उस P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 MB चाहिए। बात को समझिए, उस P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना चाहिए? 5 MB का चाहिए। क्या 5 MB का कोई भी स्लॉट है आपके पास? नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पर जो भी स्लॉट है उसके लिए तुम एल्गोरिथम पढ़ोगे कि कौन सा स्लॉट सिलेक्ट होगा। बेस्ट फिट होता है, बेस्ट फिट टेक्नोलॉजी, वर्स्ट फिट टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, नेक्स्ट फिट टेक्नोलॉजी होता है, वो चीज पढ़ोगे, 4 तरह का होता है। तो यहाँ पर अगर हम बेस्ट फिट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो एक ऐसा स्लॉट को सिलेक्ट किया जाएगा जिससे कम मेमोरी का वेस्टेज हो। किस स्लॉट को सिलेक्ट किया जाए? 10 MB वाला ना। एक मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास प्रोसेस है उसका मेमोरी कितना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए? 5 MB का चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो 5 MB का चाहिए, तो यहाँ 20 MB वाला भी ब्लॉक है, 30 MB वाला भी ब्लॉक है, 10 MB वाला ब्लॉक है। तो किस ब्लॉक को सिलेक्ट करेगा? 10 MB। मैंने इसमें P1 डाल दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन आप ही बताइए कितना वेस्टेज गया यहाँ पर मेमोरी का? अगर एक और मुझे प्रोसेस आएगा, ठीक है, एक और प्रोसेस आएगा और सारा ब्लॉक अगर फुल है, सारा ब्लॉक फुल है प्रोसेस से, लेकिन P1 5 ही MB मेमोरी यूज किया है और एक प्रोसेस और आ गया P2 आ गया जिसको चाहिए 4 MB। तो देख रहे हैं कि मेमोरी अवेलेबल होने के बावजूद भी हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो क्या है यहाँ पर? वेस्टेज ऑफ मेमोरी है ना, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये स्टैटिक पार्टीशन अब यूज नहीं होता है। अब आज के डेट में क्या यूज होता है? डायनेमिक पार्टीशन यूज होता है। डायनेमिक पार्टीशन कहने का मतलब क्या? किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना मेमोरी का आवश्यकता होगा उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक पार्टीशन। तो इस तरह से हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। अब स्टैटिक पार्टीशन का भी 2 टाइप होता है। पहले इक्वल साइज पार्टीशन आया, हर ब्लॉक का साइज सेम होगा। फिर आया अनइक्वल साइज पार्टीशन, ठीक है। अनइक्वल साइज पार्टीशन में आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक का साइज होगा, ठीक है। इससे क्या एडवांटेज मिल गया? डिफरेंट डिफरेंट साइज का अगर ब्लॉक हमारे पास है तब तो प्रोसेस को सिलेक्ट, तब तो ये डिसाइड किया जा सकता है ना प्रोसेस के साइज के अनुसार कि किस ब्लॉक में आपको भेजना है। और अगर सभी ब्लॉक का साइज अगर 20 MB का रहता तो अगर 2 MB का भी कोई प्रोसेस आएगा तब तो एक लार्ज ब्लॉक में ही जाएगा। लेकिन वही अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज का आपके पास अवेलेबल है, मान लो कि एक 5 MB का ब्लॉक है, एक 10 MB का है, एक 4 MB का है, एक 20 MB का है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप प्रोसेस को क्या कर सकते हो, उसमें एग्जीक्यूट करा सकते हो, मेमोरी को एलोकेट करा सकते हो।
तो हाँ, इसमें इसमें मेमोरी का वेस्टेज क्या हुआ, कम हुआ। क्या बोल रहे थे? वो नहीं, वो मेमोरी मैनेजर का काम है, वो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम रहता है जो खुद डिसाइड करता है एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है। और अब आज के डेट में कौन सा यूज होता है, डायनेमिक पार्टीशन। तो इसमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेमोरी मैनेजर को दिया गया है। अब उसी तरह से फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। अब तुम फाइल बनाते हो, लेकिन अगर हम पूछे कि जो फाइल बनाते हैं उसका फाइल का साइज कब एलोकेट होगा, ठीक है। तुम सो रहे हो, बोलो तुम फाइल जब हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी भी फाइल में जब फाइल तुम क्रिएट करते हो नोटपैड का या वर्डपैड का, तो फाइल में मेमोरी कब एलोकेट होता है? सेव करने के बाद, ठीक है। एक चीज और, क्या तुम एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो, ब्लैंक फाइल? कैसे? देखिए, मैं सामने यहाँ पे, मेरा प्रश्न है कि क्या आप एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो? अब मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करें नोटपैड। हाँ, किससे? फोल्डर तो अलग चीज है, फोल्डर तो अलग चीज है ना। तुम बताओ तो फोल्डर एंड फाइल में क्या डिफरेंस है? फाइल के अंदर फोल्डर हो सकता है, फोल्डर, ठीक है, बैठिए। यानी आप जानते हो कि फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, राइट? द मेन पर्पस ऑफ फोल्डर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फोल्डर यूज करते हैं। अब तुम फोल्डर के अंदर जो फाइल बनाओगे, क्या वो फाइल एम्प्टी हो सकता है? मान लो कि मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया, मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पे, वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं, मान लो हो सकता है तो ठीक है, आपको बताना है ना। यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया आपके बैच के नाम से, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया BCA PPU, BCA PPU। अभी इस फोल्डर का साइज होगा कुछ नहीं होगा। इसमें डेटा स्टोर है क्या? नहीं। देख लो तुम, इस फोल्डर का साइज हम देख रहे हैं, राइट क्लिक किए, ये तो देखने का चीज है। अब कहाँ जाए, प्रॉपर्टी, 0 बाइट है, एम्प्टी फोल्डर है ना। जब डेटा स्टोर होगा तब ना साइज एलोकेट होगा, ठीक है। 0 बाइट आप देख रहे हो। अब चलो, अब मैं इसके अंदर एक फाइल बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि क्या इसके अंदर हम एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कुछ भी डेटा ना हो? कैसे? न्यू फोल्डर में जाकर, अब आप कहिए कि सर नोटपैड आप स्टार्ट कीजिए, नोटपैड में हम कुछ भी डेटा नहीं रखेंगे, क्या वो सेव होगा? देखो यहाँ पर आप नहीं, ये है वही साइज कब एलोकेट होता है, वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे विंडो वाला स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर नोटपैड लिखा, राइट, नोटपैड। और इस नोटपैड को आप कह रहे हैं कि सर इसमें आप कुछ भी मत लिखिए, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूं, स्पेस नहीं मेमोरी एलोकेट करेगा, स्पेस भी तो मेमोरी एलोकेट करेगा जी। सेव कैसे, कुछ लिखेंगे तब ना। सही कह रहा है, खाली में क्या सेव होगा?
लेकिन एमपीटी फाइल बनता है, आप जानते नहीं है, लेकिन कोई बताए मुझे कैसे बनाए। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने इसका नाम दे दिया सपोज, ठीक है, डॉट टी, बाई डिफॉल्ट टीएक्सटी एक्सटेंशन ले लेगा। अब देखो सेव, अब इसको मैंने हटा दिया, अभी हटाया नहीं, अभी इसको मिनिमाइज करके रख लिया। अब तुम जाओ उस फोल्डर के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर सेव किए थे, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं इसको सेव एज कर देता हूं। फाइल, डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सेव एज। और हम लोग डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है बीसीए पीपीयू, और इसके अंदर मैंने सेव कर दिया, कोई भी डेटा नहीं है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, देखो है 0 के बी, क्या इसके अंदर कुछ भी है इंफॉर्मेशन, नहीं है। अब मैं आपका नाम लिखता हूं इसके अंदर, आप देखिएगा, आप देख रहे हो ना 0 के बी है। कितना बाइट है ये, कितना कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर कितना बाइट लेता है, कोई नहीं, एक 8 बीट, एक बाइट होता है, 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर, 8 बीट बराबर 1 बाइट, तुम जानते हो ना, 1 बाइट कहो या 1 कैरेक्टर कहो सेम होता है, 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर। अभी मैंने यहाँ पर केसो लिखा एक तरह से, तो के 1 2 3 4 5 है ना, एक तरह से इसका मेमोरी एलोकेशन, हाँ 6 है, तो 6 बाइट मेमोरी एलोकेट होना चाहिए। अरे बात समझ में, तो मैं बता रहा था बाइट, कोई भी आपसे पूछेगा, ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है और आप नाम बताएं केशव, तो पूछेगा कि आपका कितना बाइट मेमोरी यूज होना चाहिए केशव के लिए, तब तो आप नहीं बता पाते। तो हर कैरेक्टर के लिए 1 बाइट होता है, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, और 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर। सबसे छोटा मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, बिट, 0 और 1, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, वेरी गुड, 1 निबल, 1 निबल, उसको बंद करो। कर लिया, बंद हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, मैंने सेव कर दिया ना, यहाँ पे 1 के बी, क्या लिया, यहाँ पे क्यों ला रहा है, नहीं नहीं, तो वहीं पे आप क्लास में मत आइए। ठीक है, तो 1 यहाँ पर एक तरह से ये क्या है, 1 किलोबाइट है, क्या है, 1 किलोबाइट। अब इसका साइज यहाँ पे ऐसे देखो, राइट क्लिक किया मैंने, ध्यान देना, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो अब यहाँ आया 6 बाइट, क्योंकि वहां साइज एलोकेट होता है फाइल का डायरेक्ट, वहां पे जो शो करता है वो केबी में करता है, राइट, तो केबी हाई हो गया ना। और यहाँ पर देखो फाइल कितना कैरेक्टर था उसमें, यहाँ पर देखिए है ना 6 बाइट, आप लोगों को पीछे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, 6 बाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो केसों के अंदर 6 कैरेक्टर। अब यहीं पे, अब इस फाइल का, अब अगर जब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाऊंगा, तो फाइल से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फाइल को रीड मोड में ओपन करना, फाइल को राइट मोड में ओपन करना, फाइल को एग्जीक्यूटेबल मोड में ओपन करना, फाइल को कैसे सिक्योर किया जाए। कोई बता सकते हो अभी तक, कोई भी अगर मान लो कि पहले से कंप्यूटर जानते होंगे, अगर मान लो कि एमएस वर्ड में फाइल आपने बनाया है, मैं चाहता हूं कि वो फाइल कोई भी ओपन ना कर सके,
एमएस वर्ड में आपका एक रिज्यूम बनाया हुआ है, आप बोलिए। वेरी गुड, 2 ऑप्शन उसने बताया। हाँ, पासवर्ड से, वेरी गुड। वेरी गुड, इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन। हाँ वेरी गुड, बैठो, आप बता रहे हैं। बिल्कुल उसने एग्जैक्ट, जिसको कहते हैं 100% सही जवाब देना, वो एग्जैक्ट 100% सही जवाब दिया है। और फाइल को आप 2 तरह से सिक्योर कर सकते हो। एक तो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दो, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देने से क्या होगा कि आप अपने फाइल को ओपन करने के लिए जब तक पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वो फाइल आपका ओपन नहीं होगा, राइट, ठीक है। एमएस वर्ड में भी एमएस वर्ड में ही फैसिलिटी है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप पासवर्ड के द्वारा क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे वो ऑप्शन है एमएस वर्ड में, किसी को मालूम है? आप लोग बताओ, कोई इधर, आप लोग में भी कोई बोला है यस सर? इधर से कोई नहीं, इधर से कोई बोला है यस सर? अच्छा, एक ऑनलाइन स्टूडेंट है, उससे पूछ लेते हैं। बोलिए सुशील कुमार। एडवांस ऑप्शन में सर। क्या? एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन यूज करेंगे? कहाँ पे एडवांस ऑप्शन, किस मेनू में? एडवांस ऑप्शन कहाँ पे यूज करेंगे? हाँ बोलो, अनम्यूट करो। बोलो तुम बार बार म्यूट करते रहे हो। चलो जी, तुम बताओ अब। फाइल मेनू में, फाइल मेनू में किस मेनू आइटम में? फाइल में होता है सेव एज में। फाइल में कहाँ होता है? सेव एज में। वो कभी हम बता देंगे आपको। हाँ तो दिया हुआ होगा, ठीक है। मतलब आप सेव एज में एक जनरल ऑप्शन होता है। सेव एज में एक कौन सा ऑप्शन होता है? जनरल ऑप्शन होता है। वहां से आप पासवर्ड को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल। और दूसरा है, उसने बताया जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फाइल को इंक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। फाइल को ही नहीं इंक्रिप्ट कर सकते हैं आप, पूरे फोल्डर डिस्क को भी इंक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ई ड्राइव में एक फोल्डर है पीसीए पीपीयू फर्स्ट के नाम से, और वो फाइल हमारा किसी पार्टिकुलर यूजर में ही ओपन हो। हमारे कंप्यूटर में मान लो कि 4 यूजर अकाउंट बना हुआ है, राइट। यूजर अकाउंट बनाए होंगे आप, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक लिमिटेड यूजर होता है, गेस्ट भी होता है, राइट। अगर मान लो एडमिन के तो पास पावर है, अगर जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का होगा, जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का होगा, वो इनक्रिप्टेड, किसी भी इनक्रिप्टेड फाइल को ओपन कर सकता है। लेकिन जो लिमिटेड यूजर होगा वो इनक्रिप्टेड फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। इनक्रिप्टेड का मतलब कि वो फाइल इनक्रिप्ट कर दिया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस यूजर में इनक्रिप्ट किया गया है, जिस यूजर में इनक्रिप्ट किया गया है उसी यूजर में वो ओपन होगा, दूसरे यूजर में ओपन नहीं होगा, ठीक है। और जब तक तुम उसको इनक्रिप्ट का ऑपोजिट क्या होगा, डिक्रिप्ट। जब तक उसको तुम डिक्रिप्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं करोगे तब तक दूसरे यूजर में ओपन नहीं हो सकता है। तो आप आसानी से किसी को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ ये चीज, सब चीज आपको जो जिस जिस चैप्टर में यूज होगा सारा आपको बताया जाएगा। बस कुछ नहीं, उसने सही बोला कि सर एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी में जाओ, वहां पर इंक्रिप्शन होता है। जैसे सपोज केवल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये बीसीए पीपीयू देख रहे हो, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओगे और यहाँ पर एडवांस में जाओगे, राइट। यहाँ सिक्योरिटी में जाओ, है ना। और सिक्योरिटी नहीं, वहीं पे एडवांस में आपको जाना था, जनरल में ही
और यहाँ पर एडवांस, और देखो सबसे लास्ट में encrypt contents to secure data, encrypt contents to secure data, ये लास्ट ऑप्शन, इसको तुम इनक्रिप्ट कर दो और ओके, और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, और पूछ रहा है कि अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल। उस फोल्डर के अंदर तुम जानते हो कि सब फोल्डर भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है, क्या सभी को आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं? यस, ओके, और यहाँ पे देखिए अप्लाई हो रहा है ना। जितना लार्ज फाइल होगा उतना समय लेगा आपको ये। नहीं, पासवर्ड नहीं, ओपन नहीं होगा पासवर्ड इसमें नहीं। पासवर्ड तो एमएस वर्ड से सेट कर सकते हो ना, पासवर्ड एमएस वर्ड से, नहीं तो अलग सॉफ्टवेयर आता ही है पासवर्ड लॉक करने के लिए, वो तो अलग चीज हो गया। अभी तो इस यूजर, दूसरे यूजर में नहीं होगा, वो मैं दिखाऊंगा। इसमें तो एक ही यूजर अकाउंट बना हुआ है। सबसे पहले आपको 2-3 यूजर अकाउंट बना के रखोगे सिस्टम में, तब ना। फैकल्टी रूम में रखिए। हाँ, एक बार फिर से बोलो, डिक्रिप्ट करने के बाद। हाँ, नहीं, डिक्रिप्ट जिस, अब दूसरे जिस यूजर में इंक्रिप्ट किया गया है उसी यूजर में ना डिक्रिप्ट करोगे। मान लो कि तुम्हारे लैपटॉप पे 3 यूजर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे लैब में तुम अपने नाम से एक यूजर अकाउंट बनाए हो और ये अपने नाम से यूजर अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब तुम अपने यूजर अकाउंट में अगर तुम, ठीक है, और आप लोग एडमिन नहीं है, एडमिन के लिए तो आपको ऑथराइज नहीं ना किया गया है, आपका लिमिटेड यूजर बना कर दिया गया है, इनका लिमिटेड यूजर दिया गया है, इनका लिमिटेड यूजर दिया गया है। तो आप चाहोगे ना कि हमारा फोल्डर सिक्योर रहे, तो तुम अपने फोल्डर को क्या कर दो, पासवर्ड से, अपने यूजर अकाउंट का तो तुम्हारा पासवर्ड रहेगा ही, और तुम अपने फोल्डर को इनक्रिप्ट कर दो। तो अब इनक्रिप्ट कर दोगे तो अब तुम्हारे यूजर में तो पहले कोई जा ही नहीं सकता है, ठीक है, और अगर वो अपना यूजर में जाएगा तो तुम्हारा फोल्डर तो शो करेगा, लेकिन वो फोल्डर ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं ओपन होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है। अब वो जब तक अपने यूजर अकाउंट से लॉगिन करके उसको डिक्रिप्ट नहीं करेगा, तब तक दूसरा यूजर लॉगिन उसके फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं करना है। एमएस वर्ड, ध्यान दो, यहाँ पे ये मान लो कि एमएस वर्ड है तुम्हारा, विनवर्ड ना, विनवर्ड, और इसको ओपन करोगे, कोई भी फाइल बनाओगे, बस सेव एज करते समय तुम्हारा वो पासवर्ड यहाँ पे डिमांड करेगा। देखो, देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग, देखो इधर कैसे हम लोग पासवर्ड से इसको इंक्रिप्ट करेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा सिमेज, और इसको यहाँ पर सेव करो। हम लोग यहाँ पे जाते हैं सेव एज में, राइट, ठीक है, मैंने यहाँ पर सेव एज किया, सेव एज पे क्लिक किया, और सेव एज पे क्लिक करते समय ही एक ऑप्शन आएगा,
यहाँ पर देखो टूल्स है नीचे में, ये टूल्स देख रहे हो ना तुम, और हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहेंगे। इमेज के नाम से फाइल है, और देखो यहाँ टूल्स में जाओगे, दिखाई दे रहा है, ये टूल्स में यहाँ पे आओगे और देखो यहाँ पर जनरल ऑप्शन है ना, जनरल ऑप्शन। अब यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन, मैं पासवर्ड सीमेज ही रख रहा हूं। पासवर्ड टू मॉडिफाई, ये तो ओपन करने के लिए हो गया ना। अब तुम फाइल को भी ओपन करने का, मॉडिफाई करने का, कि हम चाहते हैं कि हमारे फाइल में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग ना हो, तो इसका भी पासवर्ड मैंने रख दिया पीपीयू, राइट। अब यहाँ पर ओके करो, री इंटर देगा ना पासवर्ड। एक बार रिमेंबर री इंटर के लिए क्या पासवर्ड को वैलिडेट कर रहा है, री इंटर पासवर्ड टू ओपन, इमेज दिए थे ना, और फिर पूछा री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, क्या था, पीपीयू, ओके, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। अंकित कुमार, अंकित कुमार क्यों इतना मुंह बना रहे हो जी? क्लास में आकर मुंह बनाओ। सही डिसिप्लिन वे में बैठो। हाँ देखो, फाइल हमारा कहाँ था, ये देखो यहाँ पे। अभी इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, और जैसे इस फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा। आप अपने लैपटॉप पे चेक कर सकते हैं, यूजर अकाउंट बनाना जानते हो, 2-3 यूजर अकाउंट बना लेना लिमिटेड, एक यूजर में एक फोल्डर बनाना, और उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर उसको इंक्रिप्ट कर लेना, और फिर दूसरे यूजर में जाकर देखना क्या वो फाइल ओपन हो रहा है, नहीं ओपन होगा। देखिए मांगा पासवर्ड, इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, ठीक है। अब मॉडिफाई के लिए ना, ठीक है, ठीक है। तो वो जो हम बता रहे थे आपका फंक्शन सो पीडीएफ में लिखा हुआ है, आज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप भेज देंगे, आज भेज देंगे।